नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन संगठन यानी कि SCO, जिसे हम लोग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जानते हैं, शंघाई सहयोग संगठन के तौर पर जानते हैं, इसकी बैठक आयोजित की जाने वाली थी। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और इसी के कंटेक्स्ट में चूंकि कल से इस बैठक का आयोजन शुरू किया गया था और आज तक जो है 2 दिनों में इस बैठक में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी भागीदार देश हैं, उन सभी ने इसमें शिरकत की। और इसमें भारत की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की है। तो इसी के संदर्भ में आज की चर्चा में हम लोग SCO बैठक और इसमें भारत की क्या कुछ भूमिका रही है, इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस टॉपिक को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर भारत ने इस बैठक में क्या कुछ बातें कही हैं और साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं इस बैठक से जुड़े हुए, उनसे संबंधित भी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बैठक का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया है। क्लियर? उज्बेकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और वहीं पर समरकंद एक शहर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। क्लियर? और समरकंद वहां एक सिटी है, वहां एक शहर है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया 2 दिवसीय सम्मेलन के तौर पर 15 और 16 सितंबर को। क्लियर? अब हम एक बार थोड़ा सा आपको SCO की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ब्रीफ में बता देते हैं, देन फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए, SCO यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसा मैंने अभी बताया भी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, SCO। इसका देखो गठन किया गया था वर्ष 2001 में। क्लियर? 2001 में इस संगठन का गठन किया गया था। बाद में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देश इस संगठन के सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। क्लियर? वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन अब ईरान को भी इसमें शामिल किया जाने वाला है 9वें सदस्य के तौर पर। ठीक है ना? हो सकता है कि इसी बैठक में इस संदर्भ में फाइनल डिसीजन ले लिया जाए, या जो भी हो, इस बैठक के बाद भी हो सकता है कि ईरान को इसमें अब शामिल कर ही लिया जाएगा। तो अब टोटल 9 देश हो जाएंगे इस संगठन के अंतर्गत। बाकी जो भारत और पाकिस्तान के अलावा जो अन्य 6 देश हैं, वे कौन कौन से हैं? वे हैं रू, ची, ता, किर्क-उ। रूस, चीन, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर? ये सभी मिलकर करके और बाकी भारत और पाकिस्तान, ये सभी के साथ मिलकर करके 8 देशों का यह संगठन बनता है। ईरान इसमें अब शामिल होने वाला है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस सम्मेलन के संदर्भ में हम अब बातचीत करते हैं। पृष्ठभूमि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? चलिए, अब इस सम्मेलन को थोड़ा सा देखने की जरूरत है दोस्तों, कि यह सम्मेलन जिस दौर में शुरू हुआ है, जिस दौर में इसका आयोजन किया गया है, वह दौर क्या है ना? क्योंकि हम उसके आधार पर ही सम्मेलन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, सम्मेलन का आकलन कर सकते हैं, और इसी के आधार पर करना भी चाहिए, है कि नहीं? तो देखियो, कोविड काल के बाद पहली बार प्रत्यक्ष तौर पर इसका आयोजन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोविड-19 की जब शुरुआत थी, इस महामारी की जब शुरुआत थी 2020 से, तो फिर उसके बाद से जब भी इसका आयोजन किया गया तो वह फिर ऑनलाइन ही आयोजन किया गया, वो ऑफलाइन यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर आयोजन नहीं किया जा सका था। इसके बाद यानी कि 2 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर सभी जो भागीदार देश हैं, सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को भी अब SCO में सदस्यता देने की बात की गई है। फाइनली इस पर एक निर्णय ले लिया गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही भारत और चीन के बीच में 2020 में
जो एक तनाव की स्थिति पनपी थी लद्दाख में गलवान घाटी के कंटेक्स्ट में, उसके बाद दोनों देश प्रत्यक्ष तौर पर मिल रहे हैं इसी आयोजन में, एससीओ की इस बैठक में। क्लियर? तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसको हमें ध्यान में रखकर चलना हो। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद की स्थिति पनपी फरवरी 2022 में, और उसके बाद से लगभग 7 महीनों का दौर गुजर चुका है, तो इसे भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी बैठक हो रही है जिसमें दो पक्ष ऐसे हैं जो कि अक्सरहां चर्चा में रहे हैं। इनमें से एक है रूस और दूसरा है चीन, है ना। जहां चीन के साथ भारत का तनाव लंबे समय से देखा गया है, वहीं जो रूस है, रूस इस कारण से चर्चा में रहा है कि यूक्रेन के साथ इसका विवाद अभी तक समाप्त ही नहीं हुआ है ना। इस पूरे बैकग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है, एससीओ का आयोजन हो रहा है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर है वह है पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति। पाकिस्तान भी इसका एक अहम सदस्य है। पाकिस्तान में लंबे समय से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को हताहत होना पड़ा है इसके चलते, है ना। तो ये सारी गतिविधियां यहाँ पर हमें समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और सम्मेलन में किस दृष्टिकोण से सभी पक्ष अपना अपना मंतव्य रखेंगे, इसी पृष्ठभूमि में इन सभी पक्षों के द्वारा अपना अपना मंतव्य रखा गया है। भारत ने इस पूरे सम्मेलन में अपनी क्या बातें कही हैं, इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। इसके बीच में हमें यह समझने की जरूरत है कि एससीओ सदस्य देशों का जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, वह यहाँ पर क्या कुछ कहता है ना। यहाँ पर कई सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। इसमें दोस्तों दो ऐसे देश हैं एससीओ संगठन में जिसके साथ में भारत का अक्सरहां तनाव का रिश्ता रहा है, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, जो रूस है, रूस के साथ में भारत की दोस्ती रही है, लेकिन रूस का अन्य देशों के साथ में एक टकराव वाली स्थिति रही है, और जिन देशों के साथ में रूस की टकराव वाली स्थिति रही है उन देशों के साथ भारत की दोस्ती वाली स्थिति रही है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी, ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब समीकरण बनता हुआ दिखता है ना। आप इसे एक पारिवारिक माहौल के तौर पर भी देख और समझ सकते हैं कि परिवार में किसी के साथ में, किसी रिश्तेदार के साथ में यदि आपकी दोस्ती है तो उसी रिश्तेदार के साथ में आपके किसी और रिश्तेदार की दुश्मनी हो सकती है कि नहीं। और ये एक जो है टकराव वाली स्थिति अक्सरहां बनी रहती है पारिवारिक स्तर पर भी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। क्लियर? तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि रूस जो कि भारत का एक अभिन्न मित्र माना जाता है, रूस ने कहा है कि पाकिस्तान को पाइपलाइन गैस की आपूर्ति हम कर सकते हैं और इस पर काम भी किया जा रहा है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में टकराव रहता है, रूस पाकिस्तान को गैस आपूर्ति की बात कर रहा है। दूसरा, चीन ने यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही है, और यह आपको यहां पर नोट करने लायक है कि अगले साल भारत में एससीओ की बैठक आयोजित होने वाली है ना। इसी संगठन की बैठक अगले साल भारत में आयोजित होगी। इस साल उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रही है, तो अगले साल भारत में आयोजित होगी। और चीन ने इस बैठक के संदर्भ में भारत का समर्थन किया है, और इसने ये भी कहा है कि इस बैठक के संदर्भ में हम किसी भी स्तर पर भारत यदि हमसे समर्थन मांगेगा, समर्थन चाहेगा, तो हम निस्संदेह तौर पर भारत को समर्थन देंगे, है ना। जबकि आपको मैंने अभी बताया कि 2020 में जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में एक टकराव वाली स्थिति शुरू हुई, उसके बाद दोनों के बीच में अभी तक एक सामंजस्य की स्थिति नहीं देखी जा सकी है। हालांकि बीते दिनों में ऐसी भी खबरें आई हैं, ये भी अब किया गया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं लद्दाख वाले रीजन में, वहां पर से दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने स्तर पर पीछे हटना शुरू कर दिया है, डिसएंगेजमेंट की गतिविधि शुरू हो गई है। क्लियर? ये भी गतिविधि दरअसल इसी कारण से शुरू हुई थी क्योंकि एससीओ की बैठक होने वाली थी, है कि नहीं। क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि एससीओ की बैठक में हम किसी भी ऐसे विवादित मुद्दे के साथ में जाएं, है ना। और इसी के बाद भारत और चीन दोनों ने अपने अपने स्तर से सेना को पीछे हटाना शुरू किया था। इन बिटवीन चीन के द्वारा भारत को एससीओ बैठक करने के संदर्भ में समर्थन देना अपने आप में
एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा सकता है। आगे बात करें, आगे दोस्तों चीन और ताइवान के बीच में तनाव का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अपने आप में बहुत ही विचित्र सा है ना। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि चीन ताइवान को अपना अंग मानता है और बीते दिनों अमेरिका के माध्यम से जिस तरीके की पहल की गई ताइवान के समर्थन में, उसके बाद चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया था, है ना। तो ये सब स्थितियां यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आखिर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वह किस तरीके से संतुलन की स्थिति कायम रखे, है ना। क्योंकि भारत अमेरिका का भी दोस्त है, भारत रूस के साथ भी अपना संबंध बनाए रखना चाहता है, भारत चीन के साथ जो तनाव की स्थिति रहती है उसको भी कम करना चाहता है। भारत की हमेशा से यही मंशा रही है कि जो भी तनाव की स्थितियां हैं उसको समाप्त की जाए, है ना। भारत कभी भी कैरी ऑन की स्थिति में नहीं रहता है कि हम इसको कैरी ऑन करते रहें, लेकिन सामने वाला पक्ष भी तो सामने वाले पक्ष को भी तो समझदार होना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति यही है कि चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव का मुद्दा है, इस संदर्भ में अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीन आगे आने वाले समय में किस तरीके से पेश आएगा। हालांकि चीन और रूस के बीच में जो इस बैठक में कुछ आपसी सहयोग से संबंधित बातचीत हुई है, इस संदर्भ में ताइवान ने इसका विरोध भी किया है कि चीन और रूस जिस तरीके से आपस में संबंध बेहतर बना रहे हैं वह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए ठीक नहीं है ना। खैर, ये ताइवान का अपना पक्ष है। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये सभी देश मिलकर करके किस तरीके से कार्य करते हैं। वहीं तीसरी बात यदि हम करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने इस बैठक में एक अलग राग अलापा है। इसने फिर कहा कि अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए हम सबको साथ मिलकर करके काम करने की जरूरत है। इसने ये कहा कि एक क्षेत्रीय स्थिरता तभी कायम हो सकती है जब हम अफगानिस्तान में स्थिरता को बरकरार रखें। और आपको सबको पता है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता को बरकरार रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। लेकिन इस बैठक में पाकिस्तान के द्वारा इस तरीके से एक बात कहना ये अपने आप में विचित्र सा लगता है। तो ये सारे जो समीकरण हैं, ये सारे समीकरण हमें समझने की जरूरत है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपने ही देश के बारे में बात क्यों न करें, लेकिन हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि बाकी जो पक्ष हैं वह किस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है संबंध की, और संबंध एक से तो होता नहीं है। संबंध का मतलब ही है इसका जुड़ाव दूसरे से भी हो, तीसरे से भी हो, और कई सारे लोगों से भी हो सकता है ना। तो ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि भारत किस तरीके से अन्य देशों के साथ में गतिविधि अपनाता है और अन्य देशों की गतिविधियां किस हिसाब से भारत को प्रभावित करती हैं। वर्तमान में जो इक्वेशन की स्थिति आपको मैंने यहाँ पर ब्रीफ में बताने की कोशिश की है, ये कुछ ऐसी ही है और इसी के हिसाब से भारत को काम करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं भारत और एससीओ के संदर्भ में। देखो, यहाँ पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय ने इस संगठन के सम्मेलन में जब आज शिरकत की है तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है टुगेदर विथ रीजन, यानी कि जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है, एक निष्ठा दिखाने की जरूरत है एक दूसरे के साथ में, है ना। दूसरी बात उन्होंने कही है कि भारत को विनिर्माण हब बनाना हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2047 तक भारत विकसित देश बनना चाहता है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो कोविड-19 के काल में वैश्विक आपूर्ति को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ी है, और इसलिए प्रधानमंत्री महोदय ने यह सुझाव दिया है कि आपूर्ति श्रृंखला को हम थोड़ा और लचीला बनाएं और थोड़ा व्यवस्थित बनाएं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाना, है ना। लचीला बनाने का मतलब यह हुआ कि किसी एक देश पर किसी एक उत्पाद के लिए हम पूरी तरीके से निर्भर न रहें, है ना। सभी देशों को इस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। आगे बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि पारंपरिक दवाओं के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्रुप
की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप यदि इस पैमाने पर काम करेगा तो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हैं, पारंपरिक दवाएं हैं, इसका उपयोग हम बहुत अच्छे से बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बीते समय में गुजरात में एक सेंटर की भी स्थापना की है और उसका नाम है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, यानी कि पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की भी व्यवस्था भारत में की गई है और यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है WHO के माध्यम से। तो इस दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री महोदय ने इस संदर्भ में कार्य समूह को गठित करने की बात की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि भारत जो है लोक केंद्रित विकास को टारगेट करना चाहता है। लोक केंद्रित विकास का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ दोस्तों कि जो भी जनता है, जो आम जनता है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा करें, उसको हम सही तरीके से सही समय पर और बिना किसी अधिक लागत के, यानी कि लागत प्रभावी हो, उनको जो भी हम सुविधाएं दे रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से भारत चल रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा कि स्टार्टअप और नवाचार के लिए भी कार्यदल का गठन किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान में जो समय है और आने वाला जो भविष्य है वह भी स्टार्टअप के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और नवाचार के दृष्टिकोण से भी भारत किसी भी स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है AIM अटल इनोवेशन मिशन का बहुत बड़ा पक्षपोषक रहा है और इस दिशा में भारत ने कई सारे काम भी किए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में इस बात को इंगित भी किया है कि 70,000 से भी ज़्यादा भारत में स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 100 से भी अधिक जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं वो भारत में काम कर रही हैं, है ना। तो इस लिहाज से भी यहाँ पर उन्होंने इस बात को इंगित किया है कि इस दिशा में सभी देशों को मिलकर करके काम करने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांजिट अधिकार को स्वीकृति देने की भी कोशिश की जानी चाहिए। सभी देशों से उन्होंने इस बात का आह्वान किया है। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल है और ट्रांजिट अधिकार का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, है ना। यहाँ पर ऐसे मैं बता देता हूँ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, मैप में यदि आप देखेंगे, मानचित्र में आप देखेंगे तो ऐसी ही स्थिति दिखती है। तो अफगानिस्तान में यदि भारत से कोई सामान जाना है तो वो ऐसे नहीं जा पाता है, उसको इस रास्ते से होकर जाना पड़ता है, अरब सागर से होते हुए वो जाता है, या फिर एयर रूट से भी नहीं जा पाता है क्योंकि पाकिस्तान उसकी स्वीकृति ही नहीं देता है ना। तो इसी को इंगित करते हुए, संकेतित करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि ट्रांजिट अधिकार की सुविधा देनी चाहिए किसी भी देश को, ताकि किसी भी स्तर पर जो व्यापार की सुगमता है वह प्रभावित न हो पावे, है ना। आगे उन्होंने कहा है कि बाजरा खाद्य उत्सव को हमें मनाना चाहिए। बाजरे के उत्पादन को उन्होंने महत्व दिया है और इस लिहाज से उन्होंने बाजरा फूड फेस्टिवल या मिलेट फूड फेस्टिवल मनाने की बात भी कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बीते कुछ महीनों में या फिर कहें जो महामारी का दौर गुजरा उस समय से लेकर करके वर्तमान तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि हम पूरे वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट से उबर गए हैं। ऐसा तो है नहीं, खाद्य संकट अभी भी बना हुआ है और बीते कुछ समय से जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी गई है उसमें भी खाद्य संकट जो है और विकराल रूप धारण कर रहा है। ऐसे में उन्होंने यह जो सुझाव दिया है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि मिलेट या फिर कहें बाजरा जो है एक अच्छा पोषक तत्व वाला खाद्य पदार्थ माना जाता है। इसमें आयरन की उपस्थिति होती है, इसमें कैल्शियम की उपस्थिति होती है कि नहीं, और यह एक रेशेदार अनाज माना जाता है। तो यह जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस लिहाज से भी उन्होंने कहा है कि हम बाजरे का उत्पादन करें, बाजरे के उत्पादन को, बाजरे के उपयोग को हम प्रोत्साहित करें। और इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थन में ये भी कहा है कि चूंकि खुद संयुक्त राष्ट्र जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर मनाने की बात कर रहा है और ऐसे में हम देशों को भी आवश्यक है कि हम इस तरीके से इस उत्सव के माध्यम से बाजरा के उत्पादन और बाजरा के उपयोग को हम प्राथमिकता दें, है ना। तो ये सारी बातें उन्होंने आज SCO की बैठक में जब उन्होंने संबोधन भाषण दिया है तब ये सारी बातें उन्होंने की हैं।
चलिए, तो आज की चर्चा के आधार पर हमने ये समझने की कोशिश की कि एससीओ संगठन के स्तर पर क्या कुछ भारत ने अपना पक्ष रखा है और एससीओ संगठन की आज जो बैठक संपन्न हो रही है इसमें और क्या कुछ महत्वपूर्ण डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सवाल हम एक नज़र देख लेते हैं। जो सवाल बन सकता है उस सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका की चर्चा कीजिए। बहुत ही स्पष्ट सा और सीधा सा सवाल है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, किन किन देशों ने इसमें शिरकत की, भारत की भूमिका इसमें क्या रही है, भारत की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं और उसका क्या पक्ष है, इस संदर्भ में आप इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।